हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं तो आप सबको तो सिखाना तो क्लास 11 फिजिक्स ऑल चैप्टर फार्मूला। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 11 फिजिक्स में जितने सारे चैप्टर हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में, उस सारे चैप्टर में फार्मूला बताने वाला दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, उनको फार्मूला पता नहीं रहता और न्यूमेरिकल बनाने चलते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि जो सारे चैप्टर है क्लास 11 के फिजिक्स का, मैं सारे चैप्टर का मैं सारे फार्मूले को ढूंढ कर मैं एक वीडियो में लाया हूँ, ताकि एक आपको सॉलिड आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा फार्मूला का ओवरव्यू, पूरा फार्मूला आपका लिस्ट मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए सारे फार्मूलों को समझना, क्लियर करना, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो मैं यहाँ पे सारे चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का, आपका दोलन एवं तरंग है, उष्मागतिकी है, आपका क्या समतल में गति है, आपका सारा जो आपका चैप्टर है ना, सारा बताऊंगा यहाँ पे, इलास्टिसिटी है, ध्वनि है, सारे का फॉर्मूला लिया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए आराम से समझिए, आप ही के लिए। ठीक है, चलिए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला को रटेंगे लिखेंगे, उसको समझेंगे भी कैसे याद किया जाए, कैसे हम लोग को न्यूमेरिकल लगा तो कैसे वैल्यू को पुट करना, साथ साथ सब कुछ देखते चलेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है सबसे पहला चैप्टर का, जो कि आप सब पढ़े होंगे, है ना। जो गति होता है हमारा समतल में गति का, ऐसा रेखीय गति का, तो बेग का यानी भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे, 11th 9th पढ़े भी होंगे आप लोग। क्या होता है बेग बराबर विस्थापन बटा समय, है ना। आपको यदि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे दे और टाइम दे दे तो वहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर में क्या डाल दूंगा, विस्थापन अपॉन समय। बी का मैं क्या लिख सकता हूँ, एस बटे टी लिख सकता हूँ। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम। तो दिक्कत आगे त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला कि ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो फार्मूला लिया हूँ ना, मैं छोटे से लेकर कदम लिया हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला में छोटे जिसको छोड़ दिया, सिर्फ बड़ा को नहीं, कोई बच्चे को कमजोर होंगे उनको पता नहीं होगा, इसलिए मैं छोटा से लेकर बड़ा तक लिया हूँ, है ना। इसलिए देखिएगा, तो त्वरण क्या, त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बी बटे टी हो जाएगा। वेग बटा समय होता है, बी बटे टी क्या होता है, त्वरण होता है। तो ए बराबर बी बटे टी, बी क्या वेग है, टी क्या समय है। कोई दिक्कत आ गया था गति के 3 समीकरण। देखिए, मैं गति के 3 समीकरण में आपको पढ़ना है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 में। पहला चैप्टर क्या, भौतिक जगत, मात्रा एवं बीमा पढ़ना। सेकंड में क्या पढ़ना आपका, गति वाला। तो गति के 3 समीकरण को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वाले वो भी आ सकते हैं। 3 समीकरण पे दे देगा वैल्यू एस का, यू का, बोल देगा बी का मान निकालो, टी का मान दे देगा, एस का मान बोलेगा यू का मान निकालो। तो यह एग्जाम में आते रहता है हमेशा। तो गति के 3 समीकरण को याद कर लीजिएगा। पहला क्या, भी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यू प्लस ए टी। यू क्या दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों, यू क्या आपका प्रारंभिक वेग, भी क्या आपका अंतिम वेग। हम लोग भी को दोस्तों वेग नहीं कहेंगे, अब हम लोग क्लास 11 में भी को अंतिम वेग कहेंगे। लास्ट क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और ये मतलब इनिशियल वेलोसिटी। एस दोस्तों क्या, इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर यानी कि विस्थापन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब यदि आपको विस्थापन निकालने के लिए बोल देगा क्वेश्चन में, और आपको ए त्वरण दे देगा, यू प्रारंभिक वेग दे देगा, टी आपका टाइम दे देगा, तो आप वहां से विस्थापन को निकाल सकते हैं। अगला है भी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका 3 गति के समीकरण होते हैं। क्या होता है, भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एस बराबर क्या होता है, एस को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और टी को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ये होता है इसका संकेत। अगला आता है दोस्तों दो सदिशों का परिणाम। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई 2 सदिश दे देगा, कोई भी 2 वेक्टर दे देगा ऐसे वैसे। मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और उसके बाद रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट मतलब जो आपका इसका दोनों का फोर्स, मान लीजिए 5 न्यूटन है, ये आपका माइनस 10 न्यूटन है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो उसको बोलते हैं परिणामी बोलते हैं। तो 2 सदिश यदि परिणामी बोल देगा निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में आता था सॉरी से। क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोले कि सर ए बी क्या है, तो दोस्तों ए बी कुछ नहीं है, ये 2 सदिश के क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिणामी है। 2 सदिशों का यदि परिणामी निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, तो क्या करेंगे, पहला सदिश का परिणाम, पहला सदिश का मैग्नीट्यूड, दूसरा सदिश का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर गुना में 2ab cos थीटा, तीनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। अगला आता है 2 सदिशों के बीच का कोण कितना होता है, tan थीटा बराबर
ये होता है आपका बी कोस थीटा बटा में ए प्लस, तो यहां से फिर आपका दो सदियों के बीच का कोण कितना था, सॉरी यहाँ पे tan साइन होगा, ठीक है ना, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कोस, ये क्या होता है आपका दो सदिशों के बीच का कोण का फॉर्मूला होता है। अगला वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, यदि आपको बोल देगा कि वस्तु ए का निकालना है वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, यानी इसको बोलते हैं रिलेटिविटी वेलोसिटी, है ना, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको घटा दीजिए, बोल देगा ए के सापेक्ष तो क्या करेंगे वी बी माइनस बी ए, माने बोल देगा पहला वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष तो क्या करेंगे पहला वस्तु का वेग माइनस दूसरे का वेग, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा पहला का दूसरे के सापेक्ष निकल जाएगा, ये होता फॉर्मूला। अगला प्रक्षेप गति, मान लीजिए तो कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, कोई बॉल को फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं अपने में छत्ता से ऊपर, तो उसको बोलते हैं क्या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप गति में क्या होता है आपको कोई एंगल से क्या करते हैं हम लोग, कोई एंगल से क्या करते हैं दोस्तों, कोई एंगल से कोई वस्तु को फेंकते हैं थीटा डिग्री पे, है ना, उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में ऊंचाई का मान फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है h का फॉर्मूला, ऊंचाई का फॉर्मूला, है ना, प्रक्षेप गति में। अब दूसरा होता है r यानी कि क्षैतिज परास, मान लीजिए आप गेंद को फेंके हैं ऊपर, ऐसे फेंक दिए, अब वो कितना दूर बाद जाके गिरेगा, कितना दूर बाद गिरेगा उसको बोलते हैं क्षैतिज परास, रेंज बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g होता है, ये किसका होता है क्षैतिज परास यानी कि r का फॉर्मूला होता है। अगला उड्डयन का मतलब गेंद को ऊपर जाने में और नीचे में कितना समय लगेगा, मैं गेंद को फेंक दिया, अब कितने टाइम बाद वो नीचे गिर जाएगा गेंद, उसको बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, किसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बटा जी। देखिए तो मैंने वादा किया हूं कि क्लास 11th फिजिक्स ऑल चैप्टर फॉर्मूला, ना किसी और फॉर्मूला। ऑल चैप्टर का मतलब होता है कि क्लास 11 के फिजिक्स में बुक में जितने सारे चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का फॉर्मूला को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर निकाल के आपको बताना, ये मतलब होता है। इसलिए मैं सारे चीज को बता रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला भी आ गया, सापेक्ष वेग का फॉर्मूला आ गया, तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, है ना। इसलिए यार प्लीज वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सब आपके लिए है। आप 11th में पढ़ते हैं तो वीडियो जरूर देखोगे, इसको देखने के बाद क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप न्यूमेरिकल को बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको हालांकि कंसेप्ट भी समझने आने लगेगा, आपको थ्योरी भी समझने आने लगेगा, इसलिए इसको वीडियो को देखिए। आगे बढ़ते हैं। अभी केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला हमें नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अभी केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका याद कर लीजिएगा v स्क्वायर बटा r। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई वस्तु जो है ना वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, r त्रिज्या वाला वृत्ताकार पथ, तो उसका जो उसका एक एक्सेलरेशन जो होता है ना वो सेंटर के इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बटा r। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। उसका फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर बटा r। v क्या है वेग है, r क्या है त्रिज्या है, किसका त्रिज्या वृत्त का, वृत्ताकार पथ का त्रिज्या। अगला अभिकेंद्रीय बल, तो क्या कर देंगे त्वरण में गुना कर देंगे द्रव्यमान से, सब जानते हैं बल क्या होता है, बल वाला फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो गुना कर देंगे द्रव्यमान से mv स्क्वायर बटा में r क्या हो गया अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। आप लोग देखे होंगे कि जब कार का ड्राइविंग वगैरह करते रहते हैं तो जब भी कोई यहाँ पे मुड़ा हुआ आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखिएगा पूरा मुड़ा कर देता है, और मुड़ने के बाद वो थोड़ा सा रोड को ऊंचा कर देता है। ऊंचा इसलिए करता है दोस्तों ताकि जो कार जो है ना कार ऐसे चला जाए, यदि उसको थोड़ा सा ऊंचा नहीं करेंगे, रोड को किनारे से ऊंचा नहीं करेंगे तो कार क्या होगा खेत में गिर जाएगा, क्योंकि स्पीड में रहता है और उसको मोड़ना रहता है ताकि अभिकेंद्रीय बल सेंटर की तरफ ज़्यादा लगे, ताकि कार का एक्सीडेंट ना हो, कार गिरे नहीं, कार फिसले नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है, किसके कारण अभिकेंद्रीय बल के कारण, रीजन यहाँ। अगला है 16 कोणीय वेग, ओमेगा बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्या होता है कोणीय विस्थापन, अब बटा में क्या करना आपका समय कर दे रहा। हम सब जानते हैं क्या होता है भाई वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय, लेकिन मुझे पूछा कोणीय वेग तो क्या कर देंगे कोणीय विस्थापन बटा समय, बात तो सही है। अगला कोणीय त्वरण, तो क्या होगा हम सब जानते हैं कि त्वरण सिर्फ क्या होता है वेग बटा समय, तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा कोणीय वेग बटा समय, यानी कि कोणीय वेग कितना ओमेगा है, समय आपका टी है,
तो ओमेगा बटा टी क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला संवेग संरक्षण का सिद्धांत, देखिए मैं इसीलिए लिया तो क्योंकि एग्जाम में आपको सवाल है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी आ जाते हैं। तो क्या होता है भाई, जैसे आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वहां भी आपका लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फॉर्मूला से क्या, देखिए m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2। मान लीजिए गोली और बंदूक है, तो गोली का मान लीजिए द्रव्यमान m1 है और बंदूक का m2 है। तो गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग पहला v1, फिर बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का v मतलब अंतिम वेग, और m मतलब गोली का द्रव्यमान, u मतलब गोली का प्रारंभिक वेग, m2 मतलब गोली बंदूक का द्रव्यमान, u2 मतलब बंदूक का प्रारंभिक वेग, है ना। तो v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके ना बहुत सारे सवालों को हल कर लेते हैं कि गोली 5 kg का, गोली बंदूक 5 kg का है, गोली 250 ग्राम का है, फिर दाग रहे हैं, पीछे इतना वेग से घूम रहा है, गोली आगे जा रहा है, तो कितना क्या होगा अंतिम वेग, इसे निकालने के रहता है। तो फॉर्मूला तो पता नहीं रहेगा आपको, आप क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं, क्वेश्चन में टच नहीं कर सकते हैं, आपको धक्का देगा, भगा देगा। क्या बोलेगा, पहले का फॉर्मूला याद करो इस वीडियो से, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते होंगे, द्रव्यमान इंटू वेग, एम इंटू भी, 9th में पढ़े होंगे। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो तुम्हें जहां जहां तो एम लिखूंगा ना, उसका मतलब समझिएगा द्रव्यमान है, यदि उसका मतलब कुछ और रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब ये है ना। लेकिन जहां एम रहेगा मतलब वहां पे द्रव्यमान है। अगला आवेग क्या होता है, तो आवेग कुछ नहीं तो संवेग एक तरह से है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, या बल गुना समयांतराल को भी, बल गुना समयांतराल को भी क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, संवेग में परिवर्तन डेल पी या बल गुना समयांतराल। मान लीजिए तो कुछ कम समय के लिए यदि बल को लगाया जा रहा है किसी वस्तु पे, तो वहां पे आपका आवेग उत्पन्न होगा, इंपल्स उत्पन्न होगा, इंपल्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। अगला 22वां नंबर, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस क्या है आपका, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, एन क्या आपका रिएक्शन है, आपका कौन कितना फोर्स लग रहा है सतह पे कोई वस्तु पे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको। अगला गतिज घर्षण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है आपका, म्यू के इंटू एन। बोले कि सर यहाँ पे म्यू के क्या है, तो म्यू के कुछ नहीं है, यह अलग अलग वस्तुओं के लिए दिया रहता है गतिज घर्षण गुणांक, है ना, उसको गुना कर दीजिएगा बल से तो आपका निकल जाएगा गतिज घर्षण। 24 नंबर कार्ज है, कार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू सब जानते होंगे आप लोग, एफ एस कॉस थीटा। देखिए एस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ विस्थापन, और एफ का मतलब क्या होता है फोर्स, और कॉस थीटा यानी कि उसके बीच का जो एंगल, कितना एंगल है। मान लीजिए मैं बोर्ड पे बल लगाया 10 न्यूटन का, ये बोर्ड जो है ये 10 मीटर विस्थापित हो गया। अब मैं बोर्ड और मेरे फोर्स के बीच जो विस्थापित हुआ फोर्स के बीच मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल हो, तो आपका थीटा काम 30 डिग्री करेगा, इसका काम जो 10 मीटर विस्थापित वो करेगा, और एफ कितना बल लगा वो करेगा। तो ये आपका एफ एस कॉस थीटा क्या हो गया, बल का फॉर्मूला हो गया जनरली। अगला शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू बटे टी। क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, सॉरी एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है, शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। अगला 24 नंबर, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कोई स्प्रिंग में कितना एनर्जी होगा। जैसे आप स्प्रिंग को लिए और उसको पकड़े, तीर को छोड़ दिए, तो उसमें तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंजर्व होगा, कुछ एनर्जी स्टोर रहेगा, तो वो होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है क्या, -1/2 kx² हो जाएगा। के क्या है, स्प्रिंग नियतांक जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स क्या आपका कितना स्प्रिंग विस्थापित हुआ है वो रहेगा, तो इससे आपको निकल जाएगा स्प्रिंग का स्थिति ऊर्जा। तो आपको एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आपको आएंगे, तो सारे फॉर्मूले जो है ना आपका बहुत ही मदद करेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे के चैप्टर के फॉर्मूला को दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, जो कुछ फॉर्मूला बच के उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, आगे के चैप्टर का हम लोग। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में घुसते हैं, किसमें मिला, घूर्णन गति में, ठीक है, घूर्णन जो हमारा है ना पढ़ना, रोटेशन वगैरह, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह उसमें आता है। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है, कोणीय संवेग का, कि कोणीय संवेग का होता क्या। देखिए हम लोग जो संवेग पढ़ते हैं P बराबर m इंटू वी
वो जनरली दोस्तों आपका होता है रेखीय संवेग, लेकिन ये आपका कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू पी होता है, आर इंटू पी। पी क्या है, रेखीय संवेग, आर क्या, यहाँ पे आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं आप। आर क्रॉस पी होता है यहाँ पे, एल बराबर आर क्रॉस पी क्या होता है, रेखीय सॉरी कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, है ना। आगे बढ़ते हैं, बल गुण यानी कि टाउ, टाउ या इसको बोलते हैं टी द्वारा डिनोट करते हैं। तो बल गुण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस आर होता है। एफ क्या होता है, फोर्स होता है, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स को यदि गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क बन जाएगा। वो टॉर्क यानी कि आपका बलाघूर्ण हो जाएगा, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। आगे आते हैं, यदि तो इसको हटाइएगा तो आपका क्या बन जाएगा, एफ आर साइन थीटा हो जाएगा। एफ फोर्स है, आर आपका दूरी है, लंबा दूरी, और साइन थीटा उसके बीच दोनों का एंगल है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जड़त्व आघूर्ण यानी कि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था क्या, समेशन ऑफ एम आई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये बोलेगा सर ये क्या लिख दिए, देखिए तो एम क्या दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान है। अब मान लीजिए दो वस्तु तो दो को जोड़ेंगे, तीन को तो तीन को जोड़ेंगे, और आर दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस एक्सिस से हम लोग ले रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा क्या, जड़त्व आघूर्ण का। जहाँ पे मैं कुछ लिया हूँ कुछ वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण का, वो आपको एग्जाम में सवाल आते हैं तो न्यूमेरिकल टाइप के, इससे जब तक ये पता नहीं रहेगा आपको नहीं बनेगा। आगे बढ़ते द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास। आपको कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, बोल रहा है कि मार्कर का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो जब तक फॉर्मूला नहीं पता कैसे निकालिएगा, है ना। कंसेप्ट पूरा माइंड में भरा पड़ा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन फार्मूला याद नहीं है, खाक का कंसेप्ट आपका रहेगा। तो फार्मूला को भी रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ फार्मूला से काम चल जाएगा, दोनों को कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट रिजल्ट देगा। तो फार्मूला क्या, द्रव्यमान केंद्र का क्या होगा फार्मूला, जो सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, क्या होता है, m1x1 m2x2 m3x3। मान लीजिए दोस्तों मैं तीन द्रव्यमान वाला वस्तु लिया हूँ, m1 m2 m3, तो तीनों को गुना कर दिया किससे, x1 x2 x1 x2 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या है, नियामक है, कहाँ पे x से कितना डिस्टेंस, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे वो वस्तु है। m1 द्रव्यमान वाला वस्तु कितना डिस्टेंस पे है, m2 द्रव्यमान वाला वस्तु कितना डिस्टेंस पे है, एक कहाँ से, x एक्सिस से। अब बटा में क्या हो जाएगा, m1 m2 m3। ये तो x का निकल, यदि y का बोलेगा तो क्या कर देंगे, m1 y1 m2 y2 और m3 y3, बटा में वही कर देंगे m1 m2 और m3। यहाँ से क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान केंद्र निकल जाएगा। अब दोस्तों हमारा बात आता है कुछ वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण का, कि किसका कितना जड़त्व आघूर्ण होता है। बलय का, देखिए बलय का तो इसका क्या है, y एक्सिस के इसको है, y एक्सिस का क्या है, परपेंडिकुलर, इसको मैं ले रहे हैं, इसका क्या है, ऊर्ध्वाधर है ना। तो इसके यदि इसके अबाउट यदि रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे इस बलय को, रिंग को, तो कितना जड़त्व आघूर्ण होगा। यदि बलय को मैं त्रिज्या के अनुसार यदि घुमाऊंगा ऐसे, तो इसका कितना जड़त्व आघूर्ण होगा। पतला छड़ को मैं यदि घुमाऊंगा ऐसे, कितना जड़त्व आघूर्ण होगा। वृत्ताकार चकती को घुमाएंगे तो कितना होगा, ठोस बेलन को घुमाएंगे कितना होगा, खोखला बेलन को घुमाएंगे तो कितना होगा, ठोस गोला को तो कितना, इन लोगों को घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे इसके एक्सिस के अबाउट, तो कितना जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये आपको याद करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आपको दंतरीस वाले बनेंगे। इसको देखिए क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कुछ पदार्थ का है, कुछ वस्तु का, बलय का कितना होता है, यदि मैं इसको इससे इस तरह से घुमाऊंगा ऊर्ध्वाधर एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एम आर स्क्वायर इसका जड़त्व आघूर्ण होगा। एम क्या, इस बलय का द्रव्यमान, आर क्या, इस बलय का त्रिज्या कितना उससे डिस्टेंस है ना, एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे हुआ है, इसका हो गया बलय। ये बलय को ऐसे घुमाऊंगा, उल्टा करके घुमाऊंगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यदि पतला छड़ को घुमाऊंगा, ये लंबाई का पतला छड़ को घुमाऊंगा, तो उसका जड़त्व आघूर्ण जो उत्पन्न होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। वृत्ताकार चकती यानी कि सर्कुलर डिस्क को करूंगा तो एम एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठोस बेलन को, यदि सॉलिड बेलन रहेगा, सिलेंडर को यदि मैं उसको यदि देखा जाए इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। खोखला बेलन को देखा जाए
तो एम आर स्क्वायर होता है। ठोस गोला को देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2mr²/5 होता है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, तभी के सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। कोई दिक्कत, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला 34 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में घुस गए, किसमें, ग्रेविटी में। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिएगा। क्या था फॉर्मूला पता है, कैपिटल G m1 m2/r²। बोले कि सर G क्या है, तो G दोस्तों क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो कि सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे वस्तुओं के लिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है, G बराबर। और m1 क्या है, कोई वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या, कोई दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, और बटन में r क्या, उसको दोनों के बीच का डिस्टेंस। इससे मैं बात बोल दूं कि ये मार्कर और ये दोनों मार्कर के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसके से द्रव्यमान को दोनों से गुना कर देंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को स्क्वायर कर देंगे, और क्या निकालेंगे, G निकालेंगे। G तो सबको पता है, याद कर लीजिएगा। G का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, G का जो मान होता है ना, वो होता है कितना, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। आपको पता यदि नहीं होगा तो मैं बता दिया हूँ फॉर्मूला के वीडियो के साथ साथ, इसका मान याद कर लीजिएगा, ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मूला गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरुत्वीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस में क्या होता है आपका, G कैपिटल M स्मॉल m/r होता है। ये क्या होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा आता है गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में G कैपिटल M/r होता है। मतलब R क्या दोस्तों, पृथ्वी का त्रिज्या है, जो कि सबको पता होगा, या मैं इसको कैपिटल R लिख देता हूँ, ठीक है, मैं कैपिटल R यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि सबको पता होगा। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अब M क्या, द्रव्यमान है वस्तु का, तो आप वहाँ से उस वस्तु का गुरुत्वीय विभव निकाल सकते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पलायन वेग उसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए मार्कर को ना हमको पृथ्वी के बाहर फेंक देना है, मैं ऐसा फेंकूँ ना, इतना बल से फेंकूँ, इतना वेलोसिटी से फेंकूँ कि मार्कर कभी आए ही नहीं मेरे पास, ये मार्कर कभी गिरे ही नहीं धरती पे, उसको बोलते हैं पलायन वेग। जिस वेग से वस्तु को ऐसा फेंके कि वस्तु ना क्या करे, पृथ्वी के बाहर चला जाए, पृथ्वी के पलायन वेग के ऊपर चला जाए, उससे बाहर चला जाए रेंज से, उसको बोलते हैं पलायन वेग। यानी कि इस वेग से यदि कोई बस रॉकेट वगैरह का छोड़िएगा, तो इसलिए रॉकेट को जो छोड़ा जाता है दोस्तों, इसी वेग से चला जाता है, ताकि रॉकेट वापस ना आए। ऐसा नहीं कि छोड़े और टकरा के नीचे चला है, उसको एनर्जी ही नहीं मिला, इसलिए इस वेग से हम लोग रॉकेट को भेजते हैं, ताकि वो पृथ्वी के परत को पार कर जाए, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2GRE। G क्या है, G का मान पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या आपका अर्थ का रेडियस है, तो √2GRE क्या हो गया आपका, पलायन वेग हो गया, ये एस्केप वेलोसिटी हो गया। अगला 37 नंबर, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मार्कर को मुझे टेढ़ा करना है, तो मैं उसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो उसका कुछ शेप चेंज हो जाएगा, या मैं ऐसे लगाऊंगा तो शेप चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके से लगा सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है, वस्तु के लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है इसका। तो इसका क्या, डेल L/L होता है। डेल L मतलब क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। मान लीजिए पहले लंबाई आपका L1 था, सॉरी मान पहले लंबाई L1 था, अब L2 हो गया, तो क्या कर देंगे, L2 - L1/L। L क्या, पहला लंबाई, पहले कितना लंबाई था, यानी मान लीजिए कितना होगा L1, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। इन्हीं को आप बोलेगा आयतन विकृति। मतलब क्या होगा, मान लीजिए दोस्तों मैं वस्तु को ऐसा मैं इस पर प्रेस किया हूं ना कि वस्तु का आयतन ही बदला जाए, पहले इसमें आयतन V1 था, अब इसका आयतन V2 हो गया, तो इसको बोलेंगे आयतन विकृति। विकृति का मतलब चेंज होना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल V/V हो जाएगा। अगला अपरूपण विकृति, मतलब इसका होता है डेल X बटे क्या होता है, R होता है, इसको tan थीटा बोलते हैं हम लोग। सब आपको तो पढ़ना आगे के चैप्टर में पढ़िएगा तो आपको डिटेल पता चल जाएगा, लेकिन मैं एक ओवरव्यू में पूरा किताब में सारे फॉर्मूला को छांट कर नहीं लाया हूं, इसे मैं यहाँ पे बताना है मुश्किल है डिटेल में। अगला प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिबल का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह से फोर्स, एक तरह से आपका प्रेशर ही है। तो प्रतिबल क्या होता है, F/A होता है, कितना एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे वो क्या होता है, प्रतिबल होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड के
इतना पे बल लगा रहा हूँ मार्कर से, तो एरिया अपॉन फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा। तो दाब बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, प्रतिबल होता है। अगला प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है भाई, तो याद कर लीजिएगा फॉर्मूला इसका बनता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल और विकृति का रेशियो निकालिएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक, जो कि हुक के नियम से निकलता है ये। अगला तो आपको क्वेश्चन में दे देगा प्रतिबल विकृति, तो निकल जाएगा प्रत्यास्था गुणांक, निकल जाएगा ना। चलिए आगे आता है दाब बराबर, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट वही बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। अगला 43 में ये पी मतलब यहाँ दूसरा दाब नहीं है, याद कर लीजिएगा, पी मतलब यहाँ दूसरी चीज़ है, दाब ही लेकिन दूसरी चीज़ है, क्या है भाई। मान लीजिए तो आपको कोई बोल देगा कि इतना गहरा पानी है तालाब में, तालाब के ऊपर इतना ऊंचाई पे इतना प्रेशर है, और तालाब के अंदर 10 मीटर गहराई में जाने पर वहाँ पे कितना प्रेशर होगा, तो उसके लिए फार्मूला निकल जाता है अलग से। वो क्या फार्मूला होता है, P बराबर PA प्लस रो एच जी। ये फार्मूला से दोस्तों आप किसी भी ऊंचाई पे या किसी भी गहराई पे दाब को निकाल सकते हैं, कितना दाब होगा, है ना। PA आपका दिया रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका रो उस पानी का घनत्व रहेगा, एच आपका ऊंचाई रहेगा, कितना गहराई रहेगा, जी क्या आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, उसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि कितना गहराई पे कितना फोर्स लगेगा, सॉरी कितना प्रेशर वहां पे लग रहा होगा। अगला 43 नंबर बर्नौली का सिद्धांत, ये भाई क्या होता है, बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है, ये फिर से क्या होता है ना, यहाँ पे क्या, तो बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार ही दोस्तों क्या होता है, आपका जो एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते रहते हैं ना, जेट विमान, वो इसी के बेस पर उड़ते हैं। बर्नौली के सिद्धांत में ही हवाई जहाज कार्य करते उड़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर कांस्टेंट होता है। इस सारा जो ऊर्जा होता है दोस्तों आपका, सारा कांस्टेंट होता है, ये ऊर्जा ही आपका है, स्थितिज ऊर्जा ये भी है, ये गतिज ऊर्जा है, लेकिन ये किसी क्या है, फ्लूइड का है, एयर का है, कुछ फ्लूइड का है, ठीक है। तो ये तीनों जो होता है ना दोस्तों, ऊर्जा का कांस्टेंट होता है, तीनों जो दाब होता है वो कांस्टेंट होता है। दाब कहीं फॉर्म में एक तरह से, ठीक है, दाब कहीं फॉर्म में, लेकिन इसको ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पे। तो तीनों कांस्टेंट होता है बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल आते रहते सवाल है, तो मैं इसको बता दिया, तो इसको नोट कर लीजिए, ताकि मुझे एक और लास्ट का चैप्टर में मुझे फॉर्मूला बच गया उष्मागतिकी से, थर्मोडायनेमिक्स से, उस चैप्टर की फॉर्मूला मैं बता देता हूँ अभी भी, तो इसको नोट करिए ताकि मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो नोट करिए पहले इसको आप लोग। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे जो कुछ बच गया पार्ट्स चैप्टर का थर्मोडायनेमिक्स का, उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या पहला क्या, पृष्ठ तनाव, जो कि हमारा फ्लूइड का है कुछ है ना, से वर्षा का बूंद क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, बल बटे लंबाई होता है, ठीक है, एफ अपॉन एल, एफ फोर्स है, एल क्या लेंथ है, लेंथ है लंबाई, है ना, ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है। अगला है रेखीय प्रसार गुणांक, आप लोग देखो गर्मियों के दिनों में, सॉरी आप देखोगे रेल के जो पटरी होता है उसको बीच में कुछ जगह छोड़ देते हैं, क्यों, रेखीय प्रसार गुणांक के कारण, क्यों, ताकि गर्मियों के दिनों में रेल के पटरियाँ क्या होता है, फैलता है, तो बीच में जगह नहीं रखेंगे तो फैलने की जगह नहीं मिलेगा, इसलिए टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं जगह छोड़ देता है, ताकि फैलने की जगह मिल जाए, ताकि रेल का पटरी टेढ़ा ना हो। ये रेखीय प्रसार गुणांक के ही कारण होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन डेल टी, मतलब लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू में 1 अपॉन डेल टी, तापमान में परिवर्तन। मान लीजिए इस मार्कर में, मार्कर के टेम्परेचर को 10 से 50 कर देता हूं, तो इस मार्कर का लंबाई पहले लंबाई से कितना बदल जाएगा। मान लीजिए मार्कर का जो लंबाई 5 मीटर है, सॉरी 5 होगा नहीं, 10 सेंटीमीटर, कितना पे, 10 डिग्री टेम्परेचर पे, 10 डिग्री केल्विन पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको मैं बढ़ा दिया हूँ, टेम्परेचर को 20 कर दिया, 30 कर दिया हूँ, उसमें लंबाई तो बदल जाएगा, है ना। तो वही इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में आते रहता है एग्जाम में। अगला क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन डेल टी। उसी में से गामा, जिसको देखिए रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं,
और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से डिनोट करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल वी अपॉन भी इंटू 1 अपॉन डेल टी। डेल टी क्या भाई, तो तापमान में परिवर्तन, डेल वी क्या भाई, आयतन में परिवर्तन, है ना। अगला 48 नंबर, डेल क्यू बराबर एस एम डेल टीटा, मतलब डेल क्यू क्या, ताप है, उसमें उष्मा है, और आपका यहाँ पे एस क्या, एस आपका विशिष्ट उष्मा है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको पूछ देगा कि विशिष्ट उष्मा निकालो, बोल रहा कि कोई वस्तु के इतना उष्मा है तो तापमान में इतना परिवर्तन होने पर उसका गुप्त उष्मा कितना हो जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि डेल क्यू क्या है, उष्मा को कहते हैं, एस को क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं, एम क्या दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान है। मान लीजिए पानी का द्रव्यमान है 5 kg, है ना, उसका उष्मा कुछ दिया गया है, बोला कि तापमान में 10 से 50 कर दिए तो उसमें कितना गुप्त उष्मा होगा या कितना उसमें परिवर्तन होगा, तो आपको इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। अगला है 49 नंबर, Q बराबर एम एल, जहाँ Q क्या आपका उष्मा है, M क्या वस्तु का द्रव्यमान है, L क्या है गुप्त उष्मा है। सिर्फ जल कहीं ले लीजिए, बोल रहा कि जल का गुप्त उष्मा इतना है और जल का द्रव्यमान 5 kg है, तो बोल रहा कि जल का उष्मा कितना होगा, तो Q बराबर एम एल निकाल लेंगे फॉर्मूला से। अगला 50वां नंबर, PV बराबर ए नॉट, चैप्टर का एक फॉर्मूला ही है। PV बराबर ए नॉट टी, मतलब P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब मोलों की संख्या, R मतलब कांस्टेंट, T मतलब तापमान। यानी कि कोई गैस का आपको दे देगा, बोल रहा कि इस गैस जो है ना 5 atm प्रेशर पे इतना इसका वॉल्यूम है और इतना इसका टेम्परेचर है, तो उस गैस में कितने मोल हैं या गैस में कितने अणु हैं, या दे देगा कुछ, ये दोनों दो को दे देगा, ये दे देगा, बोला तापमान बताओ उस गैस का, कितना गैस का तापमान होगा, वो कितना टेम्परेचर पे गैस है। या बोल रहा कोई बैलून में बोल देगा कि इतना गैस है, इतना टेम्परेचर पे, इतना वॉल्यूम वाला, तो उस बैलून में गैस का प्रेशर कितना होगा, तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और आर क्या, कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, गैस नियतांक बोलते हैं। आर का मान कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे 50 फार्मूले आपको बताया हूँ, 50-60 होगा, जो कि क्लास 11th ऑल चैप्टर फिजिक्स फार्मूले थे। यदि आप याद कर लेते हैं तो भली भांति आप क्लास 11th के न्यूमेरिकल को सोल्व कर लीजिएगा। यदि ये पता नहीं रहेगा तो मुझे आशा है कि आपसे नहीं हिलेगा क्वेश्चन, वो जब तक ये बेसिक फार्मूला से पता नहीं रहेगा आपको हिलने वाला है नहीं न्यूमेरिकल। इसलिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको इसका भी जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, तो सारे 50 फार्मूलों को याद कर लीजिए, रट जाइए, समझ लीजिए, क्योंकि आपको एक काम देगा। यदि आप अभी याद नहीं होगा तो आपको आगे चलकर 12th में दिक्कत करेगा, या आगे चलकर नीट वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, जेईई मेंस वगैरह, तो वहाँ भी समस्या हो। इसलिए अभी से तैयार रहें, है ना। अपनी क्या करें, कुर्सी को पेटी बांध लें, ठीक है, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला नहीं है यहाँ पे, आपका आगे 12th आने वाला है, आगे कुछ एग्जाम का आने वाला है, इसलिए सबका यूज होते रहता है भाई। ठीक है, इसलिए इसको अभी से ध्यान से अभी से क्लियर करते चलें। तो नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा, कुछ सीखें, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पहली बार होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब वीडियोस लाते रहता हूँ जहाँ पे बच्चों का डाउट रहता है। और साथ साथ हमारे चैनल पे क्लास 10, 11, 12 की लगातार तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।